अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2012 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सेल्स फ्रॉम अ बैक्टीरियल क्लोन वर ग्रोन फॉर मैनी जनरेशंस ऑन अ मीडियम in which all the nitrogen compounds contain only the isotope nitrogen N15. Adenine comprised 36% of the nitrogenous bases present. A sample of these bacteria was transferred to a medium in which the only nitrogen source was N14 and was provided with conditions suitable for asexual reproduction. What was the percentage of guanine in the DNA? अच्छा, अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, करूँ या ना करूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरा कन्फ्यूजन जो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने डाला है वो ये है N15 और N14। आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट है कि जिसके अंदर वो डिफरेंट नाइट्रोजन के आइसोटोप के अंदर वो चेंज करते रहते हैं, इन्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं डिफरेंट नाइट्रोजन के आइसोटोप के साथ। और ये बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये प्रूव करते हैं कि रेप्लिकेशन जो है डीएनए की वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, यानी हर बार जब डीएनए बनता है तो आधा डीएनए पुराना वाला ही होता है और आधा डीएनए नया बनता है। लेकिन ये सवाल उससे रिलेटेड नहीं है, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है बेस पेयरिंग का रूल। बेस पेयरिंग का रूल जो है ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कहता है कि डीएनए के अंदर अगर ये एक धागा है और ये उसके सामने दूसरा धागा है, तो अगर एक धागे में एडेनिन होगा तो उसके सामने वाले धागे में हमेशा थायमीन होगा। अगर इसमें साइटोसिन है तो इसके सामने वाले में ग्वानिन होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इसमें थायमीन है तो सामने एडेनिन होगा और अगर इसमें ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन होगा। दिस इज़ कॉल्ड बेस पेयरिंग रूल। इससे पता क्या लगता है? इससे पता लगता है कि जितना किसी डीएनए के अंदर एडेनिन होता है उतना ही थायमीन होता है और जितना किसी डीएनए के अंदर साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। अब सवाल के अंदर अगर देखें तो इन्होंने एडेनिन दिया है, एडेनिन है इस डीएनए के अंदर 36%। सो ए जो है ये है 36%। अच्छा, अगर ए और इन्होंने पूछा ग्वानिन है, अगर ए 36% है तो ए के बराबर क्या होता है? टी। तो थायमीन भी कितना होगा? ये भी होगा 36%। तो अगर आप इन दोनों को मिला दें 36 और 36 तो ये बनता है अराउंड 72%। डीएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। उनमें से 2 मिलकर बन गए हैं 72%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल होता है 100%, किसी भी चीज़ का टोटल 100% होता है तो आप 100 में से माइनस कर दें 72%। जब आप 72% माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 28%, यानी बाकी जो 2 बेसिस बच गए हैं साइटोसिन और ग्वानिन, ये मिलाकर बनेगा 28%। अब हमें पता है कि जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। इसका मतलब इस 28 का आधा साइटोसिन होगा और आधा ग्वानिन होगा, तो इसे आप 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 14%। तो आंसर आपका बनता है 14%। अगर ये साइटोसिन पूछते तब भी 14% होता, इन्होंने ग्वानिन पूछा है तब भी 14% है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स से है। इन कैट्स द जीन्स कंट्रोलिंग कोट कलर आर कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट का मतलब ये है कि जब भी वो आमने सामने आएंगी तो उनमें से कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगी। जो भी नया ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर दोनों जो है वो अपना अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जीन्स जो हैं जो कोट कलर को कंट्रोल कर रही हैं, ये कोडोमिनेंट है। एंड दे आर कैरीड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है। तो आप देखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर ये डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो अब इन्होंने क्रॉस करवाया। व्हेन अ ब्लैक फीमेल वाज मेटेड विद अ जिंजर मेल, ये कलर बता रहे हैं। द रिजल्टिंग लिटर कंसिस्टेड ऑफ ब्लैक मेल एंड टॉर्टोइस शेल फीमेल किटन्स। What phenotypic ratio would be expected in the F2 generation? ये मैंने उस सिनेरियो से थोड़ा सा पहले से बना लिया है। हमारे पास एक कलर है, वो है ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं B। और दूसरा जो कलर है इस कैट के अंदर वो है जिंजर। जिंजर के लिए अगर आप देखें तो हमने यूज़ किया है कैपिटल G।
अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और जो रिसेसिव होता है उसके लिए स्मॉल। लेकिन जब दो कैरेक्टर्स जो हैं वो दोनों डोमिनेंट हो, को डोमिनेंट हो, तो हम दोनों के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और उनकी नेम का स्टार्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ब्लैक के लिए हम कैपिटल बी इस्तेमाल करेंगे, जिंजर के लिए हम कैपिटल जी इस्तेमाल करेंगे। सवाल में इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक ब्लैक फीमेल ली और उसे क्रॉस करवाया जिंजर मेल के साथ। अच्छा, ये जो जीन है जो कलर को कंट्रोल कर रही है इस एनिमल के अंदर, ये सेक्स क्रोमोसोम पर लगी हुई है और सेक्स क्रोमोसोम में भी ये एक्स क्रोमोसोम पर लगी हुई है। तो हमें पता है कि जो फीमेल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स और एक्स। तो ये ब्लैक फीमेल है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ब्लैक करवाने वाली जीन लगी हुई होगी। ये जिंजर मेल है और इसके चूँकि मेल के लिए हम एक्स और वाई यूज़ करते हैं और इसके पास सिर्फ एक ही एक्स है, तो इसके एक्स के ऊपर जिंजर करवाने वाली जीन लगी हुई है। ये हो गए इनके जीनोटाइप। जब इनका क्रॉस होगा, अगर आपको क्रॉस करना आता है तो पहले आप इसको लेते हैं और इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। जब आप इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा ये एक जीन ब्लैक करवाने वाली और एक जीन जो है वो जिंजर करवाने वाली। इस कलर को इन्होंने नाम दिया है टॉर्टोइस शेल। ये फीमेल बनी है जिसका कलर जो है वो टॉर्टोइस शेल जैसा है। अच्छा, इसी को दोबारा लेंगे और अब बराबर वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे तो अब ये मेल बनेगा और इस मेल के पास ब्लैक करवाने वाली जीन है तो ये ब्लैक मेल है। ठीक है, दोबारा आप करवा लें, इसको ले लें और इसके साथ क्रॉस करवा दें तो दोबारा जिंजर टॉर्टोइस शेल फीमेल बनेगी और इसको लेकर अगर इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो दोबारा, तो मैंने एक ही बार लिखा हुआ है। यहाँ तक की डिटेल F1 जनरेशन तक की डिटेल इन्होंने दे दी कि एक हमारे पास बनी है टॉर्टोइस शेल फीमेल और एक हमारे पास बना है ब्लैक मेल। ये पूछ रहे हैं कि अगर इनका हम क्रॉस करवाएं तो इसके नतीजे में बनेगी सेकंड जनरेशन जो कि F2 जनरेशन है। उसमें क्या रेशो होगा, कितनी तरह के हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कितने कलर के। तो क्रॉस, बस सिंपल क्रॉस करवाना है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आपको सिर्फ सिंपल क्रॉस करवाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ये पुनेट स्क्वायर है। इसमें करते ये हैं कि एक तरफ फीमेल के गैमेट्स ले लेते हैं तो ये आ गया एक्स कैपिटल बी और एक्स कैपिटल जी, ये दोनों हमने अलग अलग कर दिया। और यहाँ पर मेल के गैमेट्स ले लेते हैं, ये आ गया एक्स कैपिटल बी और ये आ गया वाई। सिंपल क्रॉस करवाना है। ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा एक्स एक्स, ये है फीमेल और इसके पास दोनों ब्लैक करवाने वाली जीन गई हैं तो ये होगी ब्लैक फीमेल। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये बनेगा मेल और चूंकि ब्लैक करवाने वाली जीन गई है तो ये ब्लैक मेल बनेगा। इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगी फीमेल और इसके पास एक ब्लैक करवाने वाली जीन गई है और एक जिंजर करवाने वाली, तो इस कलर को इन्होंने नाम दिया है टॉर्टोइस शेल। तो ये टॉर्टोइस शेल फीमेल बनी है और इसको जब इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा मेल और इसके पास चूँकि जिंजर करवाने वाली जीन गई है तो ये जिंजर मेल बनेगा। तो आपके पास रेशो क्या आ रहा है, तीन तरह के कलर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक फीमेल ऐसी है जो ब्लैक कलर की है, एक यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एक हमारे पास फीमेल है जो ब्लैक कलर की है। ठीक है, एक हमारे पास मेल है जो ब्लैक कलर का है, ये वो मेल है जो ब्लैक कलर का है। एक हमारे पास फीमेल है जो टॉर्टोइस शेल है, एक फीमेल है जो टॉर्टोइस शेल है और एक और मेल है हमारे पास, ये है हमारे पास जिंजर। ये रेशो आ रहा है। अब आंसर के अंदर हमने इसे ढूंढना है। ये हमारा आंसर है। एक हमारे पास ब्लैक मेल था, एक हमारे पास जिंजर मेल था, एक हमारे पास टॉर्टोइस शेल फीमेल थी और एक हमारे पास ब्लैक फीमेल थी। तो अगर आपने पूरा सिनेरियो जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया है तो सिर्फ आपको एक सिंपल सा क्रॉस करवाना था जो कि बॉक्स बना के करवाना था और आपको आंसर मिल जाता। ओके, द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये मैं पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है तो एक पॉइंट पर आकर ये न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है और इस पॉइंट से एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है।
तो यहाँ से मैसेज आ रहा था, अब ये मैसेज जो है इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगा, तो ये जो कनेक्शन बनता है दो न्यूरॉन्स का, ये कहलाता है साइनैप्स। इसमें एक्सॉन क्या है, ये वाला पार्ट जो है जो मैसेज लेकर आ रहा था दूसरे न्यूरॉन की तरफ, ये वाला पार्ट जो है ये एक्सॉन है। और अगर यहाँ पर ये सेल बॉडी है तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये मैसेज रिसीव करेगा और सेल बॉडी को देगा, तो ये वाला पार्ट कहलाता है डेंड्राइट। ठीक है, बाकी ये जो दो नाम लिखे हुए हैं थैलेमस और सेरिबेलम, ये तो ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये न्यूरॉन के पार्ट्स नहीं हैं। ओके, अ बीन सीड कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक बीन सीड के अंदर क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बीन सीड है, इसको खोल दिया है हमने। इसके अंदर यहाँ पर होता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये वो एम्ब्रियो है कि जिससे रूट निकलनी है और स्टेम निकलना है। पहली बात तो ये जो आउटर कवरिंग है ये बेसिकली कहलाता है सीड कोड, तो सीड के अंदर ये सीड कोड मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो से अटैच हुआ होता है एक अदद बारीक सा स्ट्रक्चर, एक अदद लीफ लाइक स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो कहलाता है कॉटिलिडन। ठीक है, और इसी की बेसिस पे दो तरह के सीड्स होते हैं। कुछ के अंदर ये कॉटिलिडन दो पीसेस का होता है तो वो डाइकॉटिलिडनस कहलाते हैं, और कुछ के अंदर ये सिंगल पीस होता है तो वो मोनोकॉटिलिडन कहलाते हैं। तो ये जो बीन है ये बेसिकली डाइकॉटिलिडन है। तो ये जो कॉटिलिडन है, ये कॉटिलिडन ना पूरा इस तरह का होता है, ये अंदर होता है, इसमें लिखने में बड़ी मुश्किल होती है माउस से। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ये कवरिंग होती है सीड कोड के अंदर। ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे हम सर्दियों में अपनी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनते हैं, तो जो जैकेट है वो बेसिकली सीड कोट है, जो कि ये आउटर कवरिंग है। ये जो है आउटर कवरिंग ये सीड कोट है या ये जैकेट है, और इसके अंदर ये जो दूसरी कवरिंग आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली शर्ट है अंदर, इसे हम कॉटिलिडन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो एम्ब्रियो है मैं इसे बाहर निकालता हूँ, ये एम्ब्रियो है। मैंने कहा कि इसके ऊपर यहाँ पर अटैच है कॉटिलिडन। ठीक है, तो इससे ऊपर का जितना भी पार्ट होता है ये कहलाता है एपिकोटाइल। इसका जो बिल्कुल एंड होता है दिस इज नोन एज प्लोम्यूल, और यहाँ से निकलता है स्टेम। ठीक है, और इस कॉटिलिडन की अटैचमेंट से नीचे वाला जितना भी एरिया होता है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल, और इसका जो बिल्कुल एंड होता है ये कहलाता है रेडिकल, और इससे निकलती है प्लांट की रूट। तो हमने चारों पार्ट देख लिए जो कि सीड के अंदर मौजूद होते हैं। कौन सा पार्ट नहीं है वो है हाइफा। हाइफा जो है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। हाइफा ये होता है फंगस के अंदर। फंगस की बॉडी बारीक बारीक से स्ट्रक्चर से बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, वो कहलाते हैं हाइफा। ओके, बहुत सिंपल सा ये एमसीक्यू ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर की बुक के अंदर। डैश इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी का पार्ट अगर लॉस हो जाए तो उसे दोबारा से ग्रो करना जो है ये कहलाता है रीजनरेशन। और रीजनरेशन की जो एबिलिटी है ये सिंपल एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप किंगडम एनिमेलिया में आगे बढ़ते जाते हैं रीजनरेशन की एबिलिटी कम होती जाती है। सबसे पहला फाइलम किंगडम एनिमेलिया के अंदर है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। अगर आप किसी स्पंज की बॉडी को ब्रेक कर दें मल्टीपल पीसेस के अंदर तो हर पीस से एक नया स्पंज बन जाता है, इतनी ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। ये एक टाइप की रिप्रोडक्शन है इनके अंदर जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, की बॉडी टूट गई पीसेस के अंदर और हर पीस से एक नया एनिमल जो है वो डेवलप हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो रीजनरेशन की एबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। जो लिजर्ड है वो टेल रीजनरेट कर सकती है। पीछे जो वर्म्स हैं अगर उनका हेड काट दें तो वो ग्रो कर जाता है, टेल काट दें तो वो ग्रो कर जाती है। तो ये कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। इंसानों के अंदर रीजनरेशन बहुत 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 कम है। हमारी स्किन कहीं से लॉस हो जाती है तो हम उसे दोबारा ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अगर उंगली का एक छोटा सा पार्ट भी हमारा कट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज़्यादा एडवांस है, इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के और स्पेशलाइज सेल्स हैं कि उन्हें दोबारा से रीग्रो करना पॉसिबल नहीं है। ओके, ब्लास्टुलेशन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। डेवलपमेंट बेसिकली वो पूरा वक्त होता है जब बेबी जो है वो जाइगोट से पूरा का पूरा बन रहा होता है, उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं, वो फेज़ डेवलपमेंट कहलाता है। एक बार जब बेबी बन जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके बाद उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, ये फेज़ ग्रोथ का कहलाता है। ब्लास्टुलेशन
ब्लास्टुलेशन किसे कहते हैं? जब जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट जो है ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं, फिर बॉल बन जाती है सेल्स की, वो स्टेज मॉरोला कहलाता है। फिर ये जितने भी सेल्स हैं ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 लेयर्स में, एक एक्टोडर्म लेयर होती है और एक एंडोडर्म लेयर होती है। तो ये जो 2 लेयर वाला स्टेज है ये ब्लास्टुला कहलाता है और इसका बनना ये कहलाता है ब्लास्टुलेशन। उसके बाद 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म, और ये वाला स्टेज कहलाता है गैस्ट्रुला और इसका बनना जो है ये कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है MCQ। चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बताए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बताए गए हैं और पेयर्स भी बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं तो आप कहेंगे 46, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंसानों के अंदर क्रोमोसोम के पेयर्स कितने हैं, अब आप 46 नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे 23। तो यहाँ पर भी ये ट्रिक यूज़ की गई है। फर्न के अंदर जो है इन्होंने पूछा है कितने पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पूछा, तो फर्न के अंदर 500 पेयर्स होते हैं। अगर मैं पेयर्स काट दूं और मैं पूछूं फर्न के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो होगा 1000। ठीक है, ओके। विच वाल्व एक्शन रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल वो बड़े वाले चेंबर होते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हार्ट की डायग्राम है। ये ऊपर वाले चेंबर जो हैं, ये वाले चेंबर, ये दोनों एट्रिया हैं और ये नीचे वाले चेंबर जो हैं ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो कौन से वाल्व्स खुलते हैं या कौन से वाल्व्स के ऊपर फर्क आता है। विच वाल्व एक्शन रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए, तो मैं अभी समझाता हूँ कि होता क्या है। देखिए, जब ब्लड होता है एट्रियम के अंदर, ठीक है, जब यहाँ पर होता है ब्लड, तो ब्लड ने आना होता है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। तो ये जो बीच में वाल्व हैं इन्हें हम कहते हैं एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने एवी वाल्व का वर्ड यूज़ नहीं किया, इन्होंने यूज़ किया हुआ है वर्ड बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो ये जो एवी वाल्व्स हैं, राइट साइड पे जो वाल्व है, ये वाला जो वाल्व है ये बेसिकली कहलाता है ट्राइकस्पिड। ये एवी वाल्व क्यों है? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में, एवी का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर, लेकिन इसका अपना अलग से नाम भी है। ये कहलाता है ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है ये कहलाता है बाइकस्पिड। तो जब एट्रिया से ब्लड जाना होता है वेंट्रिकल के अंदर तो ये वाले वाल्व खुलते हैं, ठीक है। इस वक्त जो है वो वेंट्रिकल रिलैक्स है तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब वेंट्रिकल्स भर जाते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल्स भर गए तो वेंट्रिकल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इस डायरेक्शन के अंदर जाता है। तो यहाँ पर भी एक अदद वाल्व्स लगे हुए हैं, ये वाल्व्स कहलाते हैं सेमिलुनार वाल्व्स। तो जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना तो ये वाले वाल्व्स, सेमिलुनार वाल्व्स खुलेंगे ताकि ब्लड आगे जाए, और चूंकि ब्लड पीछे नहीं जाना चाहिए तो ये वाले वाल्व्स, ये जो एवी वाल्व्स हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये बंद हो जाने चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये वाले वाल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये बंद होते हैं और जो सेमिलुनार वाल्व्स हैं ये वाले वाल्व्स ये खुल जाते हैं। तो अब आंसर देखते हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑल द हार्ट वाल्व्स, ये रॉन्ग है। क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वाल्व्स, मैंने अभी बताया सेमिलुनार वाल्व्स ये वाले वाल्व्स हैं ये खुलते हैं। इसको अगर मैं मिटाऊं तो सेमिलुनार वाल्व्स जो हैं ये वाले वाल्व्स ये खुलते हैं, ठीक है। जब तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ओपनिंग ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड ने अब इस डायरेक्शन के अंदर जाना है, तो ये वाला वाल्व बंद होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनार वाल्व, ये करेक्ट ऑप्शन है। मैंने अभी बताया था कि ये जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर जाता है और वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ता है तो ये वाले वाल्व खुलने चाहिए, ये सेमिलुनार वाल्व्स हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड ये भी गलत है क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व अगर खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व अगर खुलेगा तो ब्लड इस डायरेक्शन में चला जाएगा जो कि नहीं जाना चाहिए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है 2012 के पेपर का। द कॉम्बिनेशन ऑफ XXY क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन, XXY जो है और आगे दिया हुआ भी है कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे।
देखिए नॉर्मल ह्यूमन मेल जो होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो बेसिकली 44 ऑटोसोम है, यानी मेल और फीमेल में एक जैसे क्रोमोसोम, और उसके पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अगर किसी वजह से किसी गैमेट में स्पर्म से या ओवम से नहीं, मेनली ओवम से आएगा, स्पर्म से नहीं आ सकता दूसरा एक्स, स्पर्म से बल्कि आ भी सकता है, ओवम से जो है वो आ भी सकता है, पोलर बॉडी से अगर जो है वो प्रॉपर वो ना हो। तो किसी भी गैमेट से अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो इस मेल के अंदर क्या होगा, 44 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स और वाई की जगह इसके पास एक और एक्स होगा। ये कंडीशन कहलाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये ऐसे मेल्स होते हैं कि जिनके अंदर मिक्स कैरेक्टर डेवलप होते हैं। इनके अंदर टेस्टिस जो हैं, जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, इनके अंदर ये स्मॉल रह जाते हैं और नॉन फंक्शनल रहते हैं। जब नॉन फंक्शनल होंगे तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये जो है वो बाप नहीं बन सकते, ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते, ये स्टेराइल होते हैं। और दूसरी बात, इनके अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज होता है, जो कि फीमेल का फीचर है, लेकिन चूंकि इनके अंदर मिक्स कैरेक्टर आ रहे होते हैं तो इनके अंदर ये फीचर देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली फीमेल के अंदर होता है। नॉर्मल फीमेल जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 44 प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल के अंदर। टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होती है उसके पास 44 ऑटोसोम होते हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है उसके अंदर। ये ऐसी फीमेल होती हैं कि जिनकी ओवरीज जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, तो ये भी स्टेराइल होती हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी शॉर्ट स्टेचर होता है और फोल्ड्स ऑफ नेक होते हैं, फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं अराउंड द नेक। बाकी कुछ सब्जेक्ट के अंदर ये वीक वगैरह होती हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर अगेन एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, लेकिन अब की बार पहली बार टर्नर सिंड्रोम फीमेल में हो रहा था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में हो रहा था, डाउन सिंड्रोम दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो बढ़ता है वो वाला क्रोमोसोम बढ़ता है जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, वो है ऑटोसोम। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर 44 ऑटोसोम की जगह 45 होते हैं। अब अगर इसके साथ XX होगा तो ये फीमेल होगी, और अगर इसके साथ XY होगा तो ये मेल होगा। सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं इनके अंदर। डाउन सिंड्रोम के मल्टीपल फीचर्स हैं, शॉर्ट स्टेचर होता है, छोटा कद होता है, शॉर्ट हैंड्स होते हैं इनके, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, स्पेशल बच्चे आपने देखे होंगे वो फीचर्स जो हैं इनके होते हैं। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। वजह क्या होती है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहाँ पर उसकी जगह वेलिन आ जाता है। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, बहुत छोटी सी म्यूटेशन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कलर ब्लाइंडनेस कॉमन होता है मेल के अंदर। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो है वो पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कुछ कलर्स को, लाइक रेड और ग्रीन के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता जब वो मिक्स होकर आते हैं। मेल्स के अंदर ये काफ़ी कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज इसकी जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर लगी होती है। हम चैप्टर 8 के किसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।